हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज का जो वीडियो है वो स्टैटिक पोर्शन और डेटा को लेकर है। इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में डेटा इसके बारे में क्या कहता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डेटा और स्टैटिक्स पोर्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। इसी दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण जिस तरीके से पिछले साल विभिन्न क्षेत्रों में जो स्थितियां परिवर्तन हुई हैं, डेटा विभिन्न क्षेत्रों का, उसका हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो डेटा है वो क्या कहता है। तो मौद्रिक नीति बनाई जाती है। मौद्रिक नीति के माध्यम से यहाँ पर CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF और बैंक रेट, ये सारी चीज़ों को लेकर बैंकिंग पॉलिसी RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए करंट जो रेट चल रहा है, CRR जिस समय जो है वो 3% है, जो मार्च 2021 तक रहने वाला है। SLR 18% है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है 4.25% है और बैंक रेट भी आपका 4.25% आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो अगला जो डेटा है वो आपका विभिन्न पोर्शंस को लेकर यहां पर है। जैसे कि अगर हम बात करें औषधि फार्मूले को लेकर, तो यहां पर अब हम देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों को लेकर उत्पाद, भारत का मर्चेंडाइज व्यापार संतुलन किस तरह से यहां पर विकसित हुआ विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद और उत्पादों का। अभी हम अप्रैल से नवंबर तक 2019-20 और 2020-21 यही डेटा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछले डेटा से हमें तुलना करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखिए औषधि, फॉर्मुलेशन, जैविक, यहां पर अगर हम देखें इससे रिलेटेड जो भी डेटा है, देखिए सभी US बिलियन डॉलर मूल्य में है। तो कितने आयात और निर्यात कितना रहा या व्यापार संतुलन यहां पे कितना रहा। तो हमने यहां पर देखिए तो जो निर्यात किया है वो आपको अप्रैल नवंबर 2020-21 के दौरान 12.4 US बिलियन डॉलर का हमने यहाँ पर निर्यात किया है। आयात किया है 1.7 का। ये हमारा देखिए ये सरप्लस में हमेशा रहता है। तो यहाँ पर देखिए 10.7 का US बिलियन डॉलर का आपका सरप्लस है। समुद्री उत्पादों में भी देखें तो यहाँ पर हमने आयात ज़्यादा किया है 4 US बिलियन डॉलर का। निर्यात 4 US बिलियन डॉलर का है। आयात आपका 0.1 US बिलियन डॉलर का है। टोटल जो अप्रैल से नवंबर तक की स्थिति है ये 3.8 अर्थात ये भी आपको सरप्लस में है। तो देखा जाए इसी तरीके से सोना तथा अन्य कीमती धातु से बने आभूषण जो होता है उसमें भी अगर हम देखें तो ये भी आपका सरप्लस की स्थिति में है, 3.8 US बिलियन डॉलर। कॉटन और एस्सरी के संदर्भ में भी 3.7 US बिलियन डॉलर है। सूती कपड़े और परिधान के दृष्टिकोण से भी 3.3 US बिलियन डॉलर। तो इन सभी चीज़ों में हम सरप्लस की स्थिति में हैं। लोहा एवं इस्पात के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर भी आप 3 अर्थात सरप्लस की स्थिति में दिखाई देते हैं। लौह अयस्क देखें 2.8 हमने निर्यात किया, आयात 0.1 किया, तो 2.7 US बिलियन डॉलर आपका सरप्लस है। इसी तरीके से बासमती चावल का 2.7 हमने यहाँ पे US बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, आयात बिल्कुल नहीं किया है, 2.7 US डॉलर का सरप्लस है। और पेट्रोलियम उत्पादों को देखें तो यहाँ पर 15.4% हमने निर्यात किया है, 10.6 हमने यहाँ पर देखें तो 13.1 हमने यहाँ पे आयात भी किया है। सरप्लस यहाँ पे 2.3। अब पेट्रोलियम उत्पादों की बात की जा रही है, पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल की बात नहीं की जा रही है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से भारत का मर्चेंटाइज व्यापार जो प्रतिकूल रहा है, अर्थात जहां पर हम घाटे की स्थिति में रहे हैं, भारत इन चीज़ों को ज़्यादा आयात करता है। तो कच्चा तेल है, इसमें भारत को देखिए तो यहाँ पे आपको माइनस की स्थिति देखने को मिलेगी, -31.2, ठीक है, -31.2 की स्थिति है। ये घाटे का भारत यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आयात करता है। सोना है, उसके कारण भारत को -11.7 आपको घाटा है। कोयला, कोक, ब्रिटिश, टेलीकॉम उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, वनस्पति तेल, कंप्यूटर हार्डवेयर, निर्मित उर्वरक, कच्चा प्लास्टिक, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट पुर्जे, इन सभी चीज़ों का हम अगर देखें तो यहाँ पर आपका आयात जो होता है वो कम होता है, निर्यात जो होता है कम होता है, आयात हम यहाँ पर ज़्यादा करते हैं और इसलिए से लगातार हमें इन सभी चीज़ों में आपको घाटे की स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं। जो क्वेश्चन आता है कि हम सबसे ज़्यादा आयात किन वस्तुओं का करते हैं, तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा आयात और सबसे ज़्यादा निर्यात।
निर्यात में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, औषधि, फॉर्मुलेशन, जैविक, समुद्री उत्पाद, सोना तथा अन्य कीमती आभूषण है। वहीं अगर निर्यात की बात करें सबसे ज्यादा हम आयात क्या करते हैं, कच्चा तेल, सोना, कोयला, कोक, ब्रिक्टिस, ये सब हम ज्यादा आयात करते हैं। इसके बाद भारत का प्रमुख देशों के साथ जो व्यापार की स्थिति है वो देखिए यहाँ पे कैसी है। यूएसए है, बांग्लादेश, नेपाल, यूके, नीदरलैंड, श्रीलंका, तुर्की, कतर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और चीन। अब इन देशों के साथ अगर व्यापार की स्थिति देखिए, यहाँ पे आपको निर्यात दिया हुआ है, इधर आपको आयात दिया हुआ है और ये व्यापार संतुलन की स्थिति है। तो हम किसके साथ घाटे की स्थिति में, किसके साथ फायदे की स्थिति में हैं? तो ऊपर के देशों के साथ देखिए तो हम निर्यात इन देशों को ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। जैसे कि देखिए सरप्लस की स्थिति में यूएस के साथ करीब 15 यूएस बिलियन डॉलर का यहां पे सरप्लस है। बांग्लादेश के साथ भी हम सरप्लस में हैं, नेपाल है, अब यूके है, नीदरलैंड है, श्रीलंका है और टर्की है। इन देशों के साथ हमारा व्यापार जो है सरप्लस, अर्थात हम इन देशों को निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कतर, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक और चीन, इन देशों के साथ हमें बहुत यहाँ पे घाटा होता है और सबसे जो ज़्यादा घाटा होता है वो चाइना के साथ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कितना ज़्यादा इनसे आयात करते हैं, लगातार 46, 38 रहा, निर्यात हमारा 11 और 13 ही रहा है और इस कारण -20.5 यूएस बिलियन डॉलर तक का हमें यहाँ पर लगातार नुकसान हुआ है चाइना के साथ व्यापार करने में। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा यूएसए जो होता है हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और सरप्लस की स्थिति में भी है और चाइना के साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार घाटे की स्थिति में रहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा सरप्लस की स्थिति किस देशों के साथ है और माइनस की स्थिति। कई बार इस तरह क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं और सारणी में इसीलिए आपको पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं। निर्यात वृद्धि के सापेक्ष कोविड-19 के जिस तरीके से इंपैक्ट पड़ा है उसके कारण जो होता है निर्यात हमारा बहुत तेजी से यहाँ पे डाउन हुआ है। अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और यहाँ पे अभी संतुलित है, लेकिन अभी हम पूर्व की स्थिति में अभी पूरी तरीके से नहीं आ पाए हैं। दोनों ही स्थितियां जो होती हैं, ट्रेड एक्सपोर्ट है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट है, वो दोनों ही अभी माइनस में यहाँ पर देखे जाते हैं। वो 0 से 10 की स्थिति में आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं जो निगेटिव इंपैक्ट में है। इसी तरीके से अप्रैल से नवंबर गैर पीओएल निर्यात वृद्धि में सापेक्ष की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ज़्यादातर जो धातुएं वस्तुएं के संदर्भ में है, तो कुछ वस्तुओं के संदर्भ में जैसे कि आपका ड्रग, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, अलाइड है, ऑयल सीड्स, तो इनमें हम धीरे धीरे सरप्लस की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में चाहे वो ज्वेलरी हो, इंजीनियरिंग टूल्स हो, टेक्सटाइल हो, उसमें यहाँ पर माइनस की स्थिति आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो टॉप 10 एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं उसके बारे में भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हम कौन सी वस्तुएं हैं जो निर्यात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वस्तुएं हैं यहाँ पे पोर्शन के वाइज आप देख सकते हैं। 13.5% पेट्रोलियम है, फार्मास्यूटिकल्स है, इसके बाद आपका ड्रग है, फिर आपका प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स हैं, आयरन और स्टील है, इलेक्ट्रिक मशीनरी है, ऑर्गेनिक केमिकल है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड और प्रीसियस पदार्थ हैं, इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट्स आयरन, स्टील है, मोटर व्हीकल, कार्स हैं। तो ये हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखें तो इन सारी वस्तुओं का एक बड़ी मात्रा में हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स का आप एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर शीर्ष आयातित जो वस्तुएं हैं अगर उसके संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोलियम और क्रूड है। करीब यहाँ पर जो स्थिति अगर आप देखें तो अप्रैल से नवंबर की ये स्थिति है और ये अप्रैल से जो बाहरी वाला स्तर है ये आपके अप्रैल से नवंबर 2020 का है। यहाँ पर देखिए जो आयात हमने किया है करीब 40.3% अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान पेट्रोलियम में क्रूड अर्थात कच्चे तेल का हमने यहाँ पर आयात किया है। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट की स्थिति आप देख सकते हैं जो आपका 6% है। फिर गोल्ड को देखिए 5.6% है, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए 4.5% है, कोल, कोक और बाकी ब्रिक्विस्ट भी है आपका 4.4% है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर स्थिति आप देख सकते हैं। टॉप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ध्यान रखिएगा। यहां पर हम पेट्रोलियम, क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गोल्ड, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, ये हम सबसे ज्यादा यहां पर आयात करते हैं। अप्रैल से नवंबर 2020 तक टॉप 4 की स्थिति में आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद देश के सकल जीवीए में मौजूदा दरों पर कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी कैसी है। तो यहां पर देखिए फसलों की हिस्सेदारी है, पशुपालन है, वानिकी है, मछली पकड़ने और मत्स्य पालन है। अब यहां पर हमें 2019-20 का जो डेटा है वो देखना है। तो यहां पर 17.8% है टोटल, लेकिन इसका पूरा डेटा हमें नहीं मिला है। तो 2018-19 का डेटा आप देख कर रखिएगा। जो सकल
जीवीए में मौजूदा दरों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी वो टोटल कितनी है जीडीपी में? 17.1% है। सकल जीवीए में जो हिस्सेदारी है वो आपकी कृषि की कितनी है? 17.1, जिसमें फसलों की हिस्सेदारी 9.4, पशुपालन की 5.1, वानिकी की है 1.3 और मत्स्य पालन की है 1.2%। इसी तरीके से अगर हम देखें यहां पर चावल और गेहूं के फसलों के उत्पादन की प्रवृत्ति की स्थितियों को अगर हम देखें तो लगातार यहां पर जो ग्रोथ की स्थिति है 2018-19 से 19-20 की तुलना करते हुए, तो यहां पर ये जो पोर्शन है ये राइस का है और ये आपका जो ग्रीन पोर्शन है ये व्हीट का है। यहां पर देखिए तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में 2019-20 के चौथे अधिकृत अनुमान के अनुसार देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 296.65 मिलियन टन रहा, जो कि 2085 पिछले मुकाबले पिछले साल की अपेक्षा ये ज्यादा था। और यहां पर ज्यादा कितना है? 11.4 मिलियन टन अधिक उत्पादन हुआ है। और इस दौरान अगर हम देखें तो जो टोटल पिछले 5 वर्षों में प्रमुख फसलों के उत्पादन में लगातार ये वृद्धि की स्थिति आप देख सकते हैं। उत्पादन अगर हम देखें तो इनका करीब आपका 100 या उससे सरप्लस की स्थिति में चावल और गेहूं के मिलियन टन के उत्पादन की वृद्धि आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरीके से अन्य प्रमुख फसलें हैं जैसे कि आपका ऑयल सीड है, कॉटन है, आपका बाकी सेरेल्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, वो सारी चीज़ों का उत्पादन की स्थिति देख सकते हैं, जो कि दिखाता है कि पिछले सालों की अपेक्षा ये लगातार ग्रोथ की स्थिति में हमारी फसलें रही हैं। अधिक उत्पादन हम यहाँ पर लगातार करते आए हैं। इन उत्पादन के दौर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि 15 से लेकर के करीब यहाँ पर 40% 45% मिलियन टन के में यहाँ पर आपका उत्पादन हो रहा है इन फसलों का। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत यहां पर कुछ परियोजनाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को, कृषि से संबंधित क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत प्रारंभ की गई हैं। जैसे कि मेगा फूड पार्क के लिए स्वीकृत योजनाएं 37 है, 21 इसमें पूर्ण हो गई। कोल्ड चेन की 327 प्रोजेक्ट में 210 पूर्ण हो गई हैं। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की 55 परियोजनाएं हैं, अभी एक भी पूरी नहीं हुई हैं। यूनिट स्कीम की 287 में से 44 पूरी हो गई हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के 62 में से 21 आपकी परियोजनाएं पूरी हुई हैं और ऑपरेशन ग्रीन के 5 में से एक भी यहां पे सफल होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। टोटल नंबर ऑफ 773 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 296 प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लीट हुए हैं। इसका एक कारण कोविड-19 का इंपैक्ट भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा प्रोत्साहन विभाग के द्वारा जो आपके विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर, जो मुद्रास्फीति को लेकर, शहरी क्षेत्रों को लेकर, वर्करों को लेकर, मजदूरों को लेकर, जो कि मुद्रास्फीति के डाटा जो जारी किए जाते हैं उनकी तुलना करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2019-20 और 20-21 का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। थोक मूल्य सूचकांक WPI और CPI यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं। तो WPI देखिए कितना है, 2019-20 में ये 1.7 था, 2020-21 में -0.1 है। इसी तरह CPI-C कितना है, तो यहाँ पर देखें तो ये 4.8% है और ये आपका 6.6 है। C का मतलब यहाँ पे कंबाइंड है, ठीक है, कंबाइंड CPI जो होता है कंबाइंड कितना है आपका, तो ये आपका है करीब 4.8 2019-20 में। और ये अनुमानित जो अभी दिखाया जा रहा है अर्थात परमानेंट नहीं है, ये थोड़ा सा अस्थायी है क्योंकि अभी पूरा डाटा आया नहीं है, फिर भी ये 6.6% है। इसी तरह CPI-IW जो है, IW का मतलब हुआ कि औद्योगिक जो श्रमिक हैं उनके संदर्भ में यदि हम देखें मुद्रास्फीति का डाटा जो होता है 2019-20 का 7.3% है और 2020-21 का कितना है 5.5%। इसी तरीके CPI-AL की बात करें तो AL यहाँ पे जो मजदूर हैं उनके संदर्भ में जो ग्रामीण मजदूरों की बात करते हैं, शहरी और ग्रामीण मजदूरों, तो AL के संदर्भ में अगर हम देखें तो 8% है आपका 2019% मुद्रास्फीति जो है 2019-20 में 8% है। अनुमानित जो है ये 7.0% है जो 2020-21 के लिए बताई गई है। CPI यही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल एरियाज के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें मजदूरों के संदर्भ में तो ये 7.7% 2019-20 में, जबकि 2020-21 में से 6.8% बताया गया है। तो WPI CPI ग्रामीण औद्योगिक शहरों का और संयुक्त रूप से क्या मुद्रास्फीति की स्थिति रही है 2019-20 और अनुमानित 2020-21 में, वो आपको यहाँ पर आप डेटा इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के संदर्भ में से एक दो बार रिवीजन भी कर लीजिए एग्जाम के समय पे। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं
जो कि विभिन्न क्षेत्रों को लेकर CPIC के आधार पर कंबाइंड के आधार पर 2012 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति की स्थिति। तो यहाँ पर देखिए खाद्य, पेय, अनाज उत्पाद, मांस, अंडे, दूध, तेल, फल, सब्जियां, दाल, चीनी, फ्यूल, भोजन इत्यादि के आधार पर पिछले सालों की अपेक्षा दिसंबर 2020 में इनकी स्थिति क्या रही है, मुद्रास्फीति किस समूह में कितनी बढ़ी है या घटी है, उसका डेटा यहाँ पर है। तो सभी समूहों को अगर सामूहिक तौर पे अगर हम देखें तो 4.6% दिसंबर 20 में अंकित की गई। अगर CFPI की बात करें तो यह 3.4 रहा है। खाद्य और पेय पदार्थ के संबंध में जो मुद्रास्फीति रही 3.9% रही है। अनाज और उत्पादों के संदर्भ में मुद्रास्फीति रही है 1% रही है। मांस और मछली के संदर्भ में यहां पर 15.2% रही है। अंडे के संदर्भ में ये 16.1%। दूध और उत्पाद के संदर्भ में मुद्रास्फीति 4% रही है। तेल और वसा के संदर्भ में 20%। फल के संदर्भ में भी फल के संदर्भ में 2.7। सब्जियों के संदर्भ में यहां पर ये माइनस में देखी गई, -10.4% की स्थिति आपको यहां पर देखी गई है। दाल और उसके उत्पादों के संदर्भ में 16% है। चीनी और अन्य चीजों के संदर्भ में 0.5, फ्यूल और लाइट के संदर्भ में 3% और भोजन और ईंधन समूह में ये 5.5% की यहां पर मुद्रास्फीति की स्थिति आप देख सकते हैं, जो लगातार आपको 2012 के आधार पर यहां पर ये CPIC संयुक्त रूप से आधार वर्ष जो होता है इसका 2012 के आधार पर यह मुद्रास्फीति यहां पर आपको दिखाई देती है। इसके बाद GVA में वर्तमान मूल्य में उद्योग और उनके घटकों की बात कर लें। कृषि के बाद उद्योगों की स्थिति अगर हम देखें तो उद्योगों की स्थिति बात करें, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, इन सेक्टर में अगर हम देखें कि इसका कितना योगदान रहा है तो लगातार इन उद्योगों का जो योगदान है GVA में वो यहां पर देखिए तो 2000 ये फरवरी अनुमानित 2020 और 2021 का, तो ये घटता हुआ आपको दिखाई देता है। इनमें लगातार गिरावट आपको देखी गई है। इंडस्ट्री के संदर्भ में यहां पर ये आप डेटा देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन को देखिए 7.5 है आपका। इलेक्ट्रिसिटी जो है 2.7% का योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग आपका 15.1% है और माइनिंग आपका 2.1% है 2020 के अकॉर्डिंग। अनुमानित अगर हम 2021 का अगर डेटा देखें तो ये थोड़ा सा और भी यहां पर देखें तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में आपको गिरावट देखने को मिली है, 6.9% है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में ऑन एन एवरेज 2.7 है, कोई गिरावट नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में फिर से गिरावट देखी गई है 14.1% और साथ साथ माइनिंग में भी गिरावट देखी गई है, ये 1.7% पर गिरकर आ गया है। तो इस तरीके से जो कि उद्योगों का जो सकल ग्रॉस वैल्यू एडेड के संदर्भ में यदि हम देखें, सकल मूल्यवर्धन के संदर्भ में देखें तो उद्योगों और उनसे संबंधित जो घटक हैं उनमें आपको गिरावट की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें उद्योग में GVA की वृद्धि दर और उसके घटकों की बात, जिसमें अगर हम देखें खनन, विनिर्माण, विद्युत निर्माण, तो यहां पर ये सारी जो चीजें हैं यहां पर आप कितनी गिरावट के संदर्भ में आपको टोटल देखने को मिलती है। जैसे उद्योगों के संदर्भ में ये आपका 2020 में फिस्कल ईयर जो है 2020 में ये आपका 0.9 है। यही फिस्कल ईयर अगर हम 2021 में देखें तो -9.6% हो गया है। खनन के संदर्भ में जो आपका फिस्कल ईयर 2020 में था 3.1, वो फिस्कल ईयर 2021 में -12.4% हो गया। इसी तरीके से यहां पर विनिर्माण क्षेत्र में -9.4 हो गया, पहले ये 0 था। विद्युत के क्षेत्र में देखें तो 4.1 से गिरकर आपका 2.7 हो गया और निर्माण के क्षेत्र में भी 1.3 से माइनस होकर ये 12.6% तक आपकी स्थिति देखने को मिलती है। अर्थात लगातार इनमें कोविड-19 के इंपैक्ट के कारण, लॉकडाउन के कारण सारी चीजों में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद जो 8 महत्वपूर्ण जो कोर सूचकांक, जो कोर क्षेत्र हैं भारतीय उद्योग के, उनके संदर्भ में अगर हम यहां पर देखें इनका डेटा क्या कहता है, तो सबसे पहले कोल को देखिए। कोल का जो एक्चुअल है और जो सीजनली एडजस्टेड है, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो यहां पर ये करीब 210-220 तक के यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, करीब ये फरवरी मार्च के दौरान। उसके बाद अचानक से लॉकडाउन हो जाता है और लॉकडाउन कारण ये तेजी इसमें गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद फिर ये धीरे से धीरे ऊपर नीचे होता हुआ अभी जो अक्टूबर नवंबर तक की स्थिति है ये अराउंड 130 तक यहां पर पहुंचती हुई दिखाई देती है और सीजनल बेसिस पे ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जो एक समय तक फरवरी मार्च में एक अच्छी खासी ग्रोथ प्राप्त कर चुका था उसमें एक काफी गिरावट आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलती है।
इसी तरीके से क्रूड ऑयल के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो यहां पर ये लगातार इसमें कमी आपको देखने को मिलती है, इसकी प्रगति में आपको कमी देखने को मिलती है अभी नवंबर के समय में। पेट्रोलियम रिफाइनरी के प्रोडक्ट में इसमें जरूर आपको अब देखिए काफी तेजी से अब ये ग्रोथ हो ही रही है। अक्टूबर नवंबर में जो करीब यहां पे 100 से नीचे करीब 90 तक आ गया था आपका, वो एक बार फिर से बढ़ के करीब 120 तक के आंकड़े को प्राप्त कर चुका है। इसी तरह फर्टिलाइजेशन में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, स्टील में ग्रोथ देखने को मिलती है, सीमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी में, और ये सब ग्रोथ वी आकार की ग्रोथ देखने को मिलती है, वी शेप्ड इकोनॉमी। लॉकडाउन कारण अचानक से सभी नीचे आती हैं, लेकिन लॉकडाउन के इफेक्ट के पश्चात ये सारी धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब यहां पर अगर तालिका के आधार पर देखें, जो कंपैरिजन यहां पर किया गया है नवंबर तक की स्थितियों में, तो लगातार सभी चीजों में आपको गिरावट की स्थिति देखने को मिलेगी। खनन में आपको देखा जाए तो -7.3% है नवंबर में, आगे जो डेटा है माइनस में चल रहा है खनन क्षेत्र। विनिर्माण में भी माइनस में देखने को मिल रहा है -1.7, ये IIP है, इंडस्ट्रियल आपका प्रोडक्शन जो होता है वो इसमें दिखा रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका विद्युत के क्षेत्र में भी प्लस की स्थिति है, 3.5 है। सामान्य की स्थिति में जो 100 टोटल डेटा है, 100 में से जो सूचकांक अभी चल रहा है -1.9 की स्थिति, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है IIP के सेक्टर में वो भी दिखाता है कि माइनस में ये चल रहा है। इसी तरह उपयोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर टिकाऊ पूंजीगत सभी उत्पादों को देखें तो ये सभी के सभी आपके माइनस में आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सभी के जो इफेक्ट हैं ये कोविड-19 के इंपैक्ट के कारण आपको ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। जैसे प्राथमिक मालों के संदर्भ में -2.6 है, पूंजीगत माल भी -7.1 है, अधिनिर्मित माल -3.0 है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं -0.7 है। तो यहां पर सभी जो वस्तुएं हैं वो माइनस की स्थिति में आपको दिखाई देती हैं। उद्योग के बाद सेवा सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए सेवा सेक्टर की स्थिति अगर हम देखें, कुल सेवाओं का जो योगदान है आपका सकल मूल्य वर्धन में जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा होता था। ये देखिए आप करीब यहां पर 2020 के में 54% आपका जीवीए में हिस्सा जो होता है वो सेवा सेक्टर का था। लेकिन अगर 2020-21 के दौरान देखें तो यहां पर यह -20.6 या -11.4 तक की स्थिति आपको दिखाई देती है। अब इसमें सेवा में भी अलग अलग को डिवाइड कर लें, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण संबंधी जो सेवाएं हैं इनका योगदान जो है 15.4% था। लेकिन अभी देखें तो ये -14 या -15 है। कारण क्या था? कोविड-19 इंपैक्ट कारण होटल, परिवहन, व्यापार सब कुछ बंद कर दिया गया। वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यवसायिक सेवाएं, इनका योगदान 22.2% था, और इनकी स्थिति उतनी डाउन नहीं हुई लेकिन फिर भी काफी डाउन हुई है, -5.3, -8.1। इसके बाद लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य में 16% का इनका योगदान होता था। यहां भी -10 से -12% तक की आपकी गिरावट इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद सेवा क्षेत्रों के संदर्भ में विभिन्न स्थितियों को अगर हम चर्चा करते हुए देखें तो विभिन्न स्थितियां, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, यहां पर देखिए नवंबर 19 और 20 के संदर्भ में, तो यहां पर आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिलती है। सेवाएं देखिए 4.8 था, ये 8.76 हो गया। ठीक है। सेवा उप क्षेत्रों में बैंक ऋण की स्थिति अगर हम देखें तो बैंक ऋण आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नवंबर में देखें सेवाओं में सिर्फ 4% था, ये 8% हो गया सेवा ऋण। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो होते थे 8 था यहाँ पे ऋण लेने की दर, तो 10% हो गई दर। कंप्यूटर ऑपरेटर के संदर्भ ये माइनस में था, ये भी प्लस हो गया। पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट यहाँ 13 था, ये 18 हो गया। सभी यहाँ देखें तो ऋण में बढ़ोतरी हुई है। ऋण यहाँ पर जो बैंक ऋण लिए जा रहे हैं उसमें आपको वृद्धि देखने को मिली है। जहाज रानी में लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपको बिल्कुल ऋण नहीं लिया गया। इसके बाद पेशेवर सेवाओं में भी माइनस में स्थिति आपको देखने को मिलती है। लेकिन वाणिज्यिक अचल संपत्ति 5%, पहले 6 था, 5 हो गया है। NBFCs के तौर पे भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, 17 से ये 5 पे आ गए। खुदरा व्यापार 29 से 7 पे आ गया। थोक व्यापार -19 से +15 पे आ गया है, और अन्य सेवाएं 11 से -3 पे आ गई हैं। तो स्थितियां यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के ऋणों को लेने की स्थितियों को हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद 2019-20 में सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी, सेवा क्षेत्र में 5 वर्षों की औसत वृद्धि, तो यहाँ पर स्टेट वाइज कहाँ पर कितनी वृद्धि देखी गई है, तो कुछ क्षेत्रों को देख लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका केरल को देख लीजिए, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है, 88% है। यहाँ पर जो वृद्धि देखिए कितनी है, 6.8% की वृद्धि आई है। दिल्ली 85, 7% की वृद्धि है। अंडमान निकोबार 68 है, 8% की वृद्धि है। तो यहां पर केरल, तेलंगाना को देखें तो 10% है, केरल का देखें 6% है।
इसी तरीके से यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश का, देखिए तो यहाँ पर 48.9% है जो कि सेवा क्षेत्र में इनकी हिस्सेदारी है यूपी की, और 5 वर्षों के दौरान जो वृद्धि यूपी में हुई है वो 7.05% है। इसी तरीके से यदि हम छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे 36.86% है हिस्सेदारी, और यहाँ पर जो ग्रोथ है 7.02% की ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स को लेकर अलग अलग यहाँ पे डेटा दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इक्विटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इक्विटी देखिए, यहां पर इक्विटी का जो अंतर प्रवाह हुआ है इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में, तो सबसे ज्यादा जो अंतर प्रवाह हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के संदर्भ में देखिए 17,554 हुआ है, जो सबसे ज्यादा की स्थिति है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर प्रवाह बिलियन अमेरिकी डॉलर में टोटल कितना हुआ, 23,612 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहां पर टोटल निवेश आया है। यहां पर कुल व्यापार की खुदरा व्यापार में ये 1,230 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश हुआ है। इसके अतिरिक्त वित्त व्यवसाय आउटसोर्सिंग अनुसंधान विकास कुरियर तकनीकी में जो आया निवेश हुआ है 2,252, और ये अप्रैल सितंबर 2020 का सारा डेटा यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा निवेश के अवसर हैं आपको खुदरा व्यापार है, वित्त व्यवसाय आउटसोर्सिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज्यादा यहां पर आपको इक्विटी अंतर्वाह निवेश के रूप में आपको आता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के अंतर प्रवाह आपको ये मिलियन अमेरिकी डॉलर में है, करीब 30,000 मिलियन यूएस मिलियन डॉलर में यहां पर विदेशी निवेश का इक्विटी के तौर पर निवेश किया गया है। इसके बाद एचडीआई मान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एचडीआई कैसी है भारत की, तो 2019 के डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो यहां पर जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो 69.7% है। स्कूली शिक्षा के अनुमानित जो वर्ष हैं वो 12.2 है। स्कूली शिक्षा की जो औसत वर्ष हैं वो 6.5 है। प्रति व्यक्ति जीएनआई जो है वो 6,681 है, और भारत का जो आपका एचडीआई मान है वो 0.645 है। तो इस तरीके से 2019 के एचडीआई रैंकिंग के अनुसार ये भारत का यहाँ पर एचडीआई मान हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के विश्वविद्यालयों की स्थिति कितने हैं, स्कूल कॉलेजेस, उसका भी डेटा देख लेते हैं। तो भारत में 2018-19 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 12.37 लाख हैं। इसी के साथ माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 2.76 लाख है। महाविद्यालयों की संख्या 39,931 है, और विश्वविद्यालयों की संख्या 993 है। इसी तरीके से 2017-18 में सामाजिक धार्मिक समूह के आधार पर साक्षरों का प्रतिशत और आयु वर्ष 7 वर्ष या उससे अधिक की स्थिति में, तो यहां पर देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुष और महिला धार्मिक समूह, और यहां भी आपको ग्रामीण तथा शहरी में पुरुष महिला और सामाजिक समूह। तो सबसे पहले जैसे अनुसूचित जनजाति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो टोटल पुरुष की साक्षरता दर है वो 77.5% है, महिलाओं की 61.3%, अनुसूचित जाति की 80% पुरुष साक्षर है, 63 महिलाएं साक्षर हैं 63.9, अन्य पिछड़ा वर्ग 84.4, 68.9 महिलाएं साक्षर हैं। अन्य के संदर्भ में 90% पुरुष, यहाँ पर 90.8% पुरुष साक्षर हैं और 80.6 महिलाएं साक्षर हैं। और सभी टोटल अगर हम देखें सामाजिक आधार पर तो 80.4% यहाँ पर पुरुष साक्षर और 70.3% महिलाएं साक्षर हैं। धार्मिक स्थितियों पर यदि हम चर्चा करें तो हिंदू को देखें तो हिंदू जो पुरुष है वो 85.1% साक्षर हैं, महिलाएं 70% साक्षर हैं। इस्लाम धर्म को हिसाब से 80.6% पुरुष साक्षर हैं और 68.8% महिलाएं साक्षर हैं। ईसाई धर्म के आधार पर 88.2% महिलाएं साक्षर हैं, 82.2% यहाँ पर महिलाएं साक्षर हैं और 88.2% पुरुष साक्षर हैं। सिखों की स्थिति की चर्चा करें तो 87.3% पुरुष इसमें साक्षर हैं और 75.9% महिलाएं साक्षर हैं। और समस्त के आधार पर 84.7 पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं 70.3% यहाँ पर आपके पुरुष यहाँ पर महिलाएं आपकी साक्षर यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद विभिन्न स्टेट्स में साक्षरता की स्थिति विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार
कैसी है उसका डेटा यहां पर है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश 3 से 5 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 13 वर्ष, 14 से 17 वर्ष, 18 से 23 वर्ष के अनुसार, और यहां पर विभिन्न आयु समूहों को 2017-18 के राज्यवार आयु विशिष्ट अनुपस्थिति अनुपात के आधार पर दिखाया गया है। तो यहां पर सबका पढ़ना जरूरी नहीं है, यहां पर देखिए सबका मैं दिखा देता हूं, जिसका जो भी स्टेट है आप अपने स्तर पर इसे देख सकते हैं। आंध्रा है, आसाम है, बिहार है, और यहां पर हर एक स्टेट के संदर्भ में ये चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स को लेकर, जैसे दिल्ली की स्थिति देखिए 48 है, 99 है, 89 है, 90 है और 31 है। इसी तरीके से यूपी का देख लेते हैं, ठीक है, यूपी का देख लेते हैं, झारखंड का देख लेते हैं। यूपी का देखिए है 26.4%, 3 से 5 आयु वर्ष। फिर उसके बाद कौन सा है, 6 से 10 वर्ष के में देखा जाए तो ये 90% है। फिर उसके बाद अगर 11 से 13 में देखें तो ये करीब 89.4 है, और उसके बाद आप 14-17 में देखें तो ये आपका 68 है, और 18 से 23 में अगर हम देखें तो 27.6 है। तो इस तरीके से जो स्थितियां हैं वो आपको रिपोर्ट्स के आधार पर दिखाई देती हैं। इसके आधार पर यूपी के साथ साथ अगर हम देखें आपका छत्तीसगढ़ की स्थिति, इसमें आपको जस्ट मिनट, छत्तीसगढ़ का डेटा इसमें नहीं है। छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख सकते हैं 25.3%, 3 से 5 वर्ष की आयु में राज्यवार विशिष्ट आय की अनुपस्थिति जो है 96%, 6 से 10 है। 95.11.3%, 11 से 13 वर्ष आयु के मध्य। 81.9, 14-17 और 28-23 में 22.7 है। इस तरीके से विभिन्न आयु वर्गों में अगर हम स्थिति देखें तो ये आपको डाटा दिखाई देता है। इसके बाद 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रमिक बल, रोजगार और बेरोजगारी का जो अनुमान है उसको भी आप यहां पर देख लें तो ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण में, शहरी क्षेत्रों में और कुल की स्थिति देख लेते हैं। तो टोटल जो श्रमिक बल है ग्रामीण क्षेत्रों में 2017-18 और 18-19, ठीक है, तो हम 2018-19 की स्थिति देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष जो है वो आपका 25.77% श्रमिक बल है। इसमें जो रोजगार परक है 24.37 और बेरोजगार है 1.40%। महिलाओं की स्थिति में टोटल श्रमिक बल है 8.77, रोजगार है मिला हुआ 8.46 को और बेरोजगार है 0.31। इसी तरह टोटल अगर हम देखें तो श्रमिक बल है ग्रामीण क्षेत्रों में 34.54, रोजगार मिला हुआ है 32.83 और बेरोजगार है 1.71। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर श्रमिक बल है 13.60, पुरुष श्रमिक बल है 12.64, पुरुषों को यहां पर जो प्रतिशत में रोजगार मिला हुआ है। इसके बाद ये सब करोड़ में आंकड़े हैं, ठीक है, आपके करोड़ों में आंकड़े हैं। तो इसके बाद 0.96 जो होते हैं परसेंट जो लोग या करोड़ों में जो लोग हैं वो आपका बेरोजगार हैं। 3.68% यहाँ महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो 3.68 करोड़ महिलाएं यहाँ पर रोजगार अर्थात श्रमिक बल है, जिसमें से 3.31 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 0.37% करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला है अर्थात बेरोजगार हैं। कुल के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर आपका कुल के संदर्भ में 17.28% करोड़ लोग जो होते हैं यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए उपलब्ध हैं, श्रमिक बल है ये, जिसमें से 15.96 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और 1.33 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ है। कुल की बात करें तो कुल श्रमिक बल भारत में है 39.37 करोड़ यहाँ पे श्रमिक बल है पुरुषों का, जिसमें से 37.01 पुरुषों को यहाँ पर करोड़ पुरुषों को रोजगार मिलता है। 0.36 करोड़ पुरुष आबादी को यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है। महिलाओं के संदर्भ में 12.45 करोड़ महिलाओं को श्रमिक बल है, जिसमें से 11.77 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। 0.68 करोड़ महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता है। कुल की बात करें तो भारत की कुल आबादी का 51.82 करोड़ आबादी जो है वो श्रमिक बल के रूप में उपस्थित है। 48.78 करोड़ जो होता है रोजगार आपको मिल रहा है और 3.04 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। अब यहां पर विभिन्न सेक्टर, लिंग, रोजगार की स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं जो टोटल आधार देता है श्रमिकों की संख्या। तो स्वयं खाता कर्मी नियोक्ता, घरेलू उद्यम में हेल्पर, नियमित मजदूरी वेतन, नैमित्तिक मजदूर के तौर पर ग्रामीण, शहरी और कुल के संदर्भ में देखें तो यहां पर भी डेटा आपको अलग अलग दिखाई देता है। स्वनियोजित यहां पर देखें तो 13.99 पुरुष स्वनियोजित हैं, रोजगार स्वयं कर रहे हैं। महिलाएं ऐसी 5.05 हैं। सभी करोड़ की संख्या है। कुल यहाँ पर 19.04 है ग्रामीण क्षेत्रों में।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं खाता कर्मी नियोक्ताओं की संख्या 11.75 है, महिलाएं 1.84, कुल 13.59। घरेलू उद्यम में हेल्पर कैसे हैं तो 2.24 करोड़, पुरुष 3.21, महिलाएं टोटल 5.45। नियमित मजदूरी वेतन वाले कितने लोग हैं तो 3.46 करोड़ पुरुष, 0.93 करोड़ महिलाएं, टोटल 4.39 करोड़। नैमित्तिक मजदूरों की बात करें तो 6.9 करोड़ पुरुष ग्रामीण में हैं, 2.48 करोड़ महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में नैमित्तिक मजदूरी करती हैं और 9.37 टोटल ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे नैमित्तिक मजदूरी होती है। इस तरीके से टोटल अगर हम देखें सभी प्रकार की चीज़ों को मिलाकर तो पुरुष यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जो संलग्न है रोजगारों में वो 24.37 करोड़ हैं, महिलाएं इतनी 8.46 हैं और टोटल जो संख्या है वो 32.83 करोड़ है। इसी तरीके से यहाँ पर शहरी क्षेत्रों की स्थिति भी है। स्वनियोजित पुरुष 4.89, महिलाएं 1.14, कुल 6.04। स्वयं खाता कर्मी के तौर पर 4.37 करोड़ पुरुष, 0.38 करोड़ महिलाएं, टोटल 5.20 करोड़। घरेलू हेल्पर के तौर पर पुरुष 0.52 करोड़, महिलाएं 0.32 करोड़, टोटल 0.84 करोड़। नियमित मजदूरी वेतन वाले 5.97 करोड़ पुरुष हैं शहरों में, 1.8 करोड़ महिलाएं हैं शहरों में, 7.78 करोड़ कुल यहाँ पर शहरी आबादी है जो कि इस तरह की नियमित मजदूरी करती है। नैमित्तिक मजदूरी के तौर पर 1.80 करोड़ शहरी क्षेत्रों में पुरुष कार्य करते हैं, 0.35 करोड़ महिलाएं काम करती हैं और 2.15 करोड़ टोटल यहाँ पर पुरुष महिलाओं को मिलाकर हैं। अगर टोटल जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो कुल यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के रोजगार में संलग्न जो पुरुष महिलाएं हैं तो पुरुषों की संख्या 12.64 करोड़ है, 3.31 करोड़ आपकी महिलाएं हैं, 15.96 करोड़ कुल पुरुष हैं। और इन्हीं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को टोटल आप मिला देंगे तो एट द लास्ट यहाँ पर ये आपको आंकड़ा प्राप्त होता है जो कि एट द लास्ट हम टोटल देख लें तो टोटल पुरुष यहाँ पर 37 करोड़ हैं, महिलाएं 11 करोड़ हैं और कुल जो जनसंख्या है 48.78 करोड़ है। इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति के अनुसार नियोजित व्यक्तियों का वितरण प्रतिशत आयु 15 वर्ष और उससे अधिक वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार। तो साप्ताहिक स्थिति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शहरी क्षेत्रों में जो रोजगार मिलता है वो कैसे यहाँ पर कैसे प्राप्त है तो हम यहाँ पे जनवरी से मार्च 2020 का सिर्फ लेटेस्ट डाटा देखेंगे, पिछले के डाटा का हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्वरोजगार अगर हम देखें जनवरी से मार्च में पुरुष 39.3 है, महिलाएं 30.4, नियमित मजदूरी या वेतन कर्मचारी 48.5 पुरुष हैं और 57.5 यहां पर महिलाएं हैं। इसी के साथ साथ नैमित्तिक मजदूरी के संदर्भ में बात करें तो 12.2 पुरुष हैं और 7.7 यहां पे महिलाएं हैं। ये सारा जो डेटा है आपको भारत की यहां पर करंट वीकली स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज द एक्टिविटी स्टेटस ऑब्टेनिंग फॉर ए पर्सन ड्यूरिंग रेफरेंस पीरियड, जिस दौरान वो 7 हफ्तों में कब वो काम करना चाहता है इस दौरान वहाँ पे ये डेटा आपको दिए गए हैं। जिस तरीके से जो परसेंटेज वाइज है यहाँ पर किसको कितना काम मिलता है शहरी क्षेत्रों में एक वीक में, उसके बारे में यहाँ पर आपको ये डेटा दिखाता है। इसके बाद एट द लास्ट यहाँ पे जो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटे की स्थितियां हैं तो यहाँ पर देखिए राजकोषीय घाटा जो है 2020-21 का संदर्भ में यहाँ पर 3.5 है, 2019-20 में ये 4.6% है। राजस्व घाटा की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बढ़ने का अनुमान है। बेसिकली जो डाटा बताया गया था 2.7 3.3 था, लेकिन ये बढ़ के 6.68 और 6.09 हो जाएगा। इसी तरह राजकोषीय घाटा भी बढ़ने का अनुमान है 4.6 3.5 ये बताया गया था, लेकिन अब ये बढ़ के 9.36 और 7.96 के डाटा को बताया गया कि ये बढ़ के घाटा और भी अधिक हो सकता है। प्राथमिक घाटने को लेकर जो अनुमान जताया गया था 1.6 19-20 में और 2020-21 में 0.4 था। अब ये भी जो होता है बढ़ के कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण जो बढ़ के घाटा हो सकता है प्राथमिक घाटा वो 3.25 और 2020-21 के संदर्भ में 0.88%। तो क्या अनुमानित हो सकता है उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो आपको ये वाले डाटा को ध्यान रखना है जो ब्लू कलर की हैं, और जो पहले से दर्शाया गया था कोविड-19 के इम्पैक्ट होने से पहले की स्थिति के आधार पर तो ये व्हाइट वाले आपको डेटा को ध्यान रखना है। इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से आपका ये डेटा है। स्क्रीनशॉट बाकी आप ले सकते हैं बाकी चीज़ों का, मैंने हमेशा यहाँ पे साइड ही रहा हूँ। तो ये पूरा जो डेटा है इकोनॉमी का विभिन्न सेक्टर वाइज, चाहे एग्रीकल्चर, कृषि, उद्योग, श्रमिक, रोजगार,
या फिर बैंक के संदर्भ में मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीतियों के संदर्भ में जो डेटा है, तो जो डेटा है वो हमने यहाँ पर देख लिया है और मोस्टली आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। परीक्षा से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू और अच्छे से जाकर एग्जाम दीजिए। गुड लक।